हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे डेमोक्रेसी। लास्ट सेशन में हमने किया डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड आज हम करेंगे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। उसकी थ्योरीज क्या है? तो सबसे पहली थ्योरी आती है लिबरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, जिसको हम क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं। जो लिबरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी है ये किसके ऊपर बेस्ड है? जो हमारी लिबरल आइडियोलॉजी थी उसके ऊपर बेस्ड है। ये भी चाहते हैं एक ह्यूमन को प्रॉपर फ्रीडम मिलनी चाहिए, लिबर्टी मिलनी चाहिए, स्टेट की इंटरवेंशन बहुत कम होनी चाहिए, तब जाकर हम कहेंगे कि लोगों को पावर मिली है, लोग अपना रूल खुद कर रहे हैं। जो लिबरल डेमोक्रेसी है इसकी मेन सपोर्टर्स कौन से हैं? पहले है जॉन लॉक, रूसो, एडम स्मिथ, जे.एस. मिल, एच. स्पेंसर। जी कुछ ऑथर्स हैं जो क्लासिकल लिबर्टी को एंड अगर हम कहें लिबरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी को फेवर करते हैं। जी कहते हैं कि अगर हम एक इंसान को सबसे ज्यादा फ्रीडम देंगे, लिबर्टी देंगे, उसकी कंडक्ट के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज नहीं करेंगे, तब जाकर उसका वेलफेयर होगा, तब जाकर उसकी डेवलपमेंट होगी। हम डेमोक्रेसी में यही एक्सपेक्ट करते हैं कि लोगों को फ्रीडम मिलनी चाहिए, लोगों का वेलफेयर होना चाहिए। इसके लिए सबसे जरूरत है कि उनको पॉलिटिकल फ्रीडम मिलनी चाहिए, तभी जाकर उनका इकोनॉमिक वेलफेयर होगा। इसीलिए हम ये कहते हैं इट इज बेस्ड ऑन द लिबरल आइडियोलॉजी ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उसके ऊपर बेस्ड है, जिसमें इंडिविजुअलिज्म की बात की गई है। तो जो ये लिबरल थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी है, हम इसको कहते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या फिर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एंड इसको हम प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं। क्योंकि जो लिबरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी है इसमें सभी की सभी फीचर्स वही है जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में होती है। इनडायरेक्ट क्यों? क्योंकि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में हमने किया था कि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, पॉपुलेशन के इंक्रीज करने से हर एक लॉ के लिए रेफरेंडम कराना या फिर लोगों की राय लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रिवेल करते हैं, इसीलिए हम कहते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड प्लूरलिस्ट थ्योरी। क्योंकि जो क्लासिकल थ्योरी है, जो लिबरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी है, जी प्लैरिटी को फेवर करती हैं। कहते समाज में कास्ट, कलर, क्रीड डिफरेंट होती है, उनकी लैंग्वेज डिफरेंट होती है, उनकी डिफरेंट एसोसिएशंस होते हैं, वो सभी एक स्टेट में रह सकती हैं, अपनी अपनी डिफरेंट एसोसिएशंस भी बना सकती हैं, अपने कल्चर को प्रमोट भी कर सकती हैं। इसीलिए जे उन सबको फेवर करते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी एंड इसको रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि हम डायरेक्टली लॉ मेकिंग प्रोसेस में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसके लिए क्या होता है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो वो ही हमारे बिहाफ पर सभी डिसीजंस लेते हैं। इसीलिए हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं, जिसमें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। तो हम इसको डिफरेंट नेम से भी जानते हैं। तो लिबरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी का मेन आइडिया क्या है? ये कहती है कि इंडिविजुअल सबसे प्राइम है, इंडिविजुअल को लिबर्टी मिलनी चाहिए, उसकी कंडक्ट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस इंपोज नहीं की जानी चाहिए। अगर हम उसको लिबर्टी देंगे तभी जाकर उसका सोशल वेलफेयर होगा। तो क्लासिकल लिबर्टी क्या होती है, क्लासिकल लिबरलिज्म क्या है, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिसमें आपका व्यू और भी इनलार्ज हो जाता है कि क्लासिकल लिबर्टी क्या थी। तो क्लासिकल आइडियोलॉजी और नेगेटिव लिबरलिज्म इस थ्योरी का बेस है, जिसमें हम कहते हैं इंडिविजुअल को फेवर करना। तो जो हम कह रहे हैं लिबरल डेमोक्रेसी की फीचर्स क्या हैं? फर्स्ट वन इज डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट बाय कंसेंट ऑफ मासेस। डेमोक्रेसी क्या है? एक ऐसी गवर्नमेंट की फॉर्म है जिसमें जो भी लॉ बनाए जाते हैं, जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, सभी डिसीजन कैसे लिए जाते हैं? बाय कंसेंट। अगर लोग कंसेंट देंगे, अपनी एग्रीमेंट देंगे, अगर वो यस करेंगे, तभी जाकर वो डिसीजंस लॉ माने जाएंगे। अगर हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जी हमारे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, इसमें लोग डायरेक्टली कंसेंट नहीं देते, तो कौन देते हैं? हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो क्या करते हैं? डायरेक्ट कंसेंट देते हैं, वो हमारे बिहाफ पर खुद डिसीजन लेते हैं।
तो डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जितने भी लॉ बनाए जाते हैं उन लॉ को बनाने के लिए बहुत जरूरी है लोगों की कंसेंट हो। नंबर 2, रूल ऑफ मेजोरिटी। डेमोक्रेसी में क्या है, किसका रूल चलता है, मेजोरिटी का। क्योंकि जब इलेक्शन होती है, इलेक्शन टाइम जो पार्टी विन करेगी वो क्या होगी, मेजोरिटी के अंडर आ जाती है एंड वो ही रूल करती है। अगर हम कहें डेमोक्रेसी इज फॉर ऑल, जो तो पॉसिबल नहीं है कि अगर हम कोई डिसीजन ले रहे हैं, हम कोई लॉ बना रहे हैं, इस पर जितने भी लोग हैं सभी पीपल अपनी एग्रीमेंट दें, यस करें, जो तो पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कुछ एग्री करे कुछ डिसएग्री हो, इसीलिए अगर मेजोरिटी ऑफ पीपल एग्री करेंगे तो क्या होगा, वो लॉ बन जाएगा। अगर मेजोरिटी एग्री नहीं होगी तो लॉ नहीं बनेगा। इसीलिए हम जी कहते हैं जो डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है इसमें मेजोरिटी का रूल चलता है। जो मेजोरिटी डिसीजन लेती है हम वही चीज को एक्सेप्ट करते हैं। तो लॉ कैसे बनाए जाते हैं, अकॉर्डिंग टू मेजोरिटी। मेजोरिटी जो कुछ कहती है हम वही मानते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मेजोरिटी ने कुछ कह दिया, मिनॉरिटी है उसकी इंटरेस्ट को हम क्रश कर देंगे, उसकी इंटरेस्ट की कोई वैल्यू नहीं है, तो मिनॉरिटी की भी वैल्यू होती है। तो लिबरल डेमोक्रेसी में मिनॉरिटी मेजोरिटी को फेवर कर रही है और मेजोरिटी क्या करती है, मिनॉरिटी के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करती है। एंड नंबर 3, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। हम जी कहते हैं डेमोक्रेसी कौन सी फॉर्म है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है। इसमें सब कुछ लॉ एंड ऑर्डर, रूल ऑफ लॉ कैसे होते हैं, अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वो ही लॉ बनाए जाते हैं, वैसे ही डिसीजन दिए जाते हैं, वैसे ही राइट्स होती हैं, लिबर्टीज होती हैं, सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होता है। अगर हमने कुछ अमेंडमेंट करना है दैट इज आल्सो अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए हम लिबरल डेमोक्रेसी को कहते हैं इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। इसमें गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क करती है। नंबर 4, ओपन कंपटीशन फॉर पॉलिटिकल पावर। अगर हम कहते हैं सरकार चलानी है, इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज का होना जरूरी है, क्योंकि डेमोक्रेसी में हम विदाउट द पॉलिटिकल पार्टीज हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि डेमोक्रेसी वर्क करेगी। तो पॉलिटिकल पावर्स मैदान में आती हैं, वो इलेक्शन लड़ती हैं, इसके लिए सबका ओपन कंपटीशन होता है। ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर पार्टी को ही फेवर किया जाएगा। तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर सकती है, इलेक्शन में आ सकती हैं, इलेक्शन लड़ सकती हैं। अगर वो विन करती हैं तो अपनी सरकार बना सकती हैं। एंड इसमें जो ऑपोजिट पार्टी होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर वो जीती नहीं है, हारी है, लेकिन वो ऑपोजिट पार्टी है जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उनको क्रिटिसाइज करती है। अगर गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म होगा तो गवर्नमेंट और भी अच्छी पॉलिसीज बनाएगी जिससे लोगों का वेलफेयर होता है। नेक्स्ट इज यूज ऑफ पीसफुल मीन्स फॉर चेंज। अगर हमने अपनी सरकार बदलनी है तो सरकार बदलने के लिए हमें बुलेट चलाने की जरूरत नहीं है, रेवोल्यूशन की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए बैलेट पेपर या फिर वोटिंग मशीन ही सफिशिएंट है जिससे हम सरकार चेंज कर सकते हैं। इसीलिए अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो पीसफुल मीन से चेंज कर सकते हैं। अगर हम मोनार्की की बात करें, एरिस्टोक्रेसी की बात करें, डिक्टेटरशिप की बात करें, अगर इसमें चेंज करना हो बहुत मुश्किल है, रेवोल्यूशन होगी तब जाकर चेंज होगा। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है, जब भी इलेक्शन होती है लोग अपना डिसीजन किसी भी पार्टी को दे सकते हैं, वो चेंज करना चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन से, पीसफुल मीन से वो चेंज ला सकते हैं। नेक्स्ट इज पीपल्स पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या होता है, लोगों की पार्टिसिपेशन होती है एडमिनिस्ट्रेशन रन करने में, क्योंकि लोगों के द्वारा वोट कास्ट होती है, लोग इंटरेस्ट देते हैं कि कौन से लॉ बनाए जा रहे हैं, फिर पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाता है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हम खुद रन करते हैं। जो सेंट्रल इंपॉर्टेंट के सब्जेक्ट होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास होते हैं एंड लोकल बॉडीज के पास होते हैं। इट मीन्स क्या है कि हम अपना एडमिनिस्ट्रेशन खुद रन कर रहे हैं जिससे लोग पार्टिसिपेट ज्यादा करते हैं। नेक्स्ट इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जी लिबरल डेमोक्रेसी की बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि डेमोक्रेसी में जो जुडिशरी है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, इम्पार्शियल है। अगर हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी,
उसके ऊपर लेजिस्लेचर एंड एग्जेक्टिव का कोई कंट्रोल नहीं होगा, तो लोगों का वेलफेयर भी ज्यादा होगा। इसीलिए क्या होती है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी तभी जाकर लोगों को जस्टिस मिलेगा। अगर जस्टिस बहुत चीपर रेट पर इनएक्सपेंसिव हो और बहुत जल्दी मिले, तो इससे क्या होता है, लोगों का वेलफेयर ज्यादा होता है। तो डेमोक्रेसी में हम यही कोशिश करते हैं जो हमारी जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट भी हो, इम्पार्शियल भी हो और बहुत जल्दी हमको जस्टिस मिले, जस्टिस का खर्चा बहुत ज्यादा भी ना हो। नेक्स्ट इज फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड मीडिया, जी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिबरल डेमोक्रेसी में हम ये कहते हैं हम अपनी गवर्नमेंट है जो भी वो कहती है करती है, उसके अगर कोई पॉलिसीज है लोगों के वेलफेयर के लिए नहीं है तो हम उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। तो उसका क्रिटिसिज्म होता कैसे है, विद द हेल्प ऑफ प्रेस एंड मीडिया। प्रेस एंड मीडिया के साथ वो हमें लूप होल्स बताती है कि सरकार की क्या कमी है, तो हम उसका क्रिटिसिज्म करते हैं। अगर प्रेस इंडिपेंडेंट होगी तो सरकार की जो गलत नीति है वो हमारे सामने लेकर आएगी, जिससे एक हेल्थी पब्लिक ओपिनियन क्रिएट होता है। नेक्स्ट इज इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। इसमें हम कहते हैं डेमोक्रेसी में हम सब इक्वल हैं, इक्वालिटी का राइट होना चाहिए कि कोई नियर और डियर नहीं है। अगर कोई अच्छी कैपिटलिस्ट फैमिली से है या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है, हम उसको ज्यादा अच्छे से ट्रीट करेंगे, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाएगा और बाकी जनता को कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। इक्वालिटी का मीनिंग है डेमोक्रेसी में ऑल आर इक्वल, सबके राइट्स इक्वल है, सबकी लिबर्टीज इक्वल है, हम किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। लिबर्टी, मुझको अपने रिलीजन को प्रोपोगेट करने का राइट है, अपने व्यूज एक्सप्रेस करने का राइट है, मैं अपने थॉट्स को, व्यूज को, स्पीच को एक्सप्रेस कर सकती हूँ, मुझको ये लिबर्टी दी गई है। एंड फ्रेटर्निटी, हम चाहे किसी भी कास्ट के हों, हमारे कास्ट रिलीजन के नेम पर कोई डिस्क्रिमिनेशन है, हम आपस में ब्रदरहुड की तरह रहना चाहते हैं, हमें आपस में भाईचारा है, हम इस बेस को मानते हैं। तो डेमोक्रेसी में इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी हम जब बात करते हैं कि फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी, उसका भी मेन नारा यही था कि हमको लिबर्टी चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, तब जाकर हम सबका वेलफेयर हो सकता है। नेक्स्ट इज प्लूरलिस्ट नेचर ऑफ सोसाइटी। जो सोसाइटी है उसकी नेचर क्या है, प्लूरलिस्ट नेचर है। इट मीन्स क्या है, समाज में जरूरी नहीं है एक ही कास्ट के, एक ही रिलीजन के लोग होंगे, तो सोसाइटी में हो सकता है डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले, उनकी लैंग्वेज डिफरेंट हो, उनकी कास्ट डिफरेंट हो, रिलीजन डिफरेंट हो सकता है जी डिफरेंट कास्ट, लैंग्वेज, रिलीजन के लोग हों, तो इनके कल्चर डिफरेंट होगा, तो इनकी एसोसिएशंस भी डिफरेंट होगी, तो ये सब पॉसिबल है। अगर सोसाइटी में डिफरेंट कास्ट, रिलीजन के लोग रहते हैं तो भी किसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता, हम समाज में अपने डिफरेंट एसोसिएशन बना सकते हैं। और लिबरल डेमोक्रेसी में हम कहते हैं कि सभी को अपने अपने राइट्स हैं, अपनी अपनी रिलीजन को प्रोटेक्ट करने का, लैंग्वेज को, कल्चर को अडॉप्ट करने का राइट दिया गया है। तो इसकी नेचर क्या बन गई, प्लूरलिस्ट नेचर ऑफ द सोसाइटी बन गई। दैट्स व्हाई वी आल्सो सेड प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें हम कहते हैं किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। जो पावर्स हैं वो सेंट्रलाइज नहीं है, पावर सिर्फ एक के हाथ में ना होकर हम डिवाइड कर देते हैं। कैसे, लोकल गवर्नमेंट के पास अलग पावर है, स्टेट के पास अलग है, सेंटर के पास अलग है, तो हम पावर्स को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। सो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। सेकुलरिज्म, जिसमें हम कहते हैं कि स्टेट का कोई अपना रिलीजन नहीं है, स्टेट का कोई भी अपना धर्म नहीं है, जो भी पर्सन समाज में रह रहे हैं वो कोई भी रिलीजन अडॉप्ट कर सकते हैं, उनकी कंडक्ट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि स्टेट इज द सेकुलर। स्टेट का कोई भी अपना राज धर्म नहीं है, उसके रहने वाले सोसाइटी के सभी लोगों को राइट है कि वो कोई भी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। जो लिबरल डेमोक्रेसी है इसमें गवर्नमेंट क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या है, आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर। इट मीन्स क्या है, गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेती है, मंत्रिमंडल जो कुछ भी कहते हैं, वो अपनी हर एक पॉलिसी के लिए लेजिस्लेचर को, पार्लियामेंट में आंसरेबल होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं इट इज अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ राइट्स।
सिटीजन्स को राइट्स दिए जाते हैं। राइट्स कितने तरह के दिए जाते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स दे दिए, सिविल राइट्स हो गए, पॉलिटिकल राइट्स हो गए, इकोनॉमिक राइट्स हो गए, तो उनको बहुत टाइप्स के राइट्स भी दिए जाते हैं। देन रिजेक्शन ऑफ वायलेंस, हम ये कहते हैं डेमोक्रेसी में किसी भी तरह की कोई वायलेंस नहीं होती, क्योंकि इसमें सब कुछ क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से किया जाता है, इसीलिए वायलेंस का कोई केस ही नहीं होता। जो भी लॉ बनाए जाएंगे, लॉ किसके अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, अकॉर्डिंग टू कंसेंट ऑफ द पीपल। हम ये कहते हैं जो कुछ भी है, जो भी सोवरेंटी है, सोवरेंटी किसके पास है, लोगों के पास है, इसीलिए वायलेंस का मीनिंग ही नहीं क्रिएट होता। नेक्स्ट इज वेलफेयर नेचर ऑफ द गवर्नमेंट, जो सरकार होती है उसकी नेचर क्या है, वेलफेयर है। इट मीन्स क्या है, उसके हर एक एक्शन, हर एक लॉ किसके लिए होगा, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। वो अपने हर एक काम ऐसे करेगी जिससे सोसाइटी का वेलफेयर हो, तो उसके लोग कैसे होंगे, लोगों की वेलफेयर के लिए। नेक्स्ट इज पीरियोडिकल इलेक्शन, जो इलेक्शंस हैं वो कैसे होते हैं, पीरियोडिकल होते हैं, वो हर टाइम रेगुलर इलेक्शंस होते हैं। तो हम ये कहते हैं अगर हमारे देश में आफ्टर 5 इयर्स इलेक्शन होते हैं तो हर 5 साल बाद इलेक्शन होंगे ही होंगे। सो ये क्या होते हैं, पीरियोडिक नेचर होती है, जो हर टाइम रेगुलर होती है। अगर रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, इससे क्या होता है, गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल बनी रहती है, उसको पता है अगर मुझे नेक्स्ट टाइम अपनी सरकार बनानी है तो मुझे इलेक्शन में विन होना पड़ेगा, इसीलिए वो सरकार कैसी पोस्ट बनाती है जिससे लोगों का वेलफेयर हो। एंड लास्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, मीन्स इसमें क्या है, राइट है सब लोगों को वोट देने का। हम एज क्राइटेरिया देखते हैं, जैसे हमारे इंडियन में जो 18 इयर्स एंड प्लस एज के हैं उनको वोट देने का राइट है, तो हम कहते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, जिसमें हम कहते हैं हर एक पर्सन को एज के बेस पर वोट देने का राइट है, जो कि पहले नहीं था। जब हम इंडिपेंडेंट नहीं थे उस टाइम सिर्फ 10% पॉपुलेशन थी जो रिचेस्ट थे, सिर्फ उन्हीं को ही वोट देने का राइट होता था। लेकिन हम लिबरल डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, इस डेमोक्रेसी में सभी को वोट देने का राइट होता है। तो ये था मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। होप से कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।